अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट तो इंग्लैंड की जीत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अब 13 अगस्त से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट साउथहैम्पटन में शुरू होना है। और पाकिस्तान टीम की तैयारियां कैसी रहेंगी, क्या चेंजेस होने चाहिए, पहले टेस्ट की जो गलतियां थी, यकीन तौर पर पाकिस्तान एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान की गिरफ्त में था, पाकिस्तान एक पार्टनरशिप बल्कि यूं कहिए कि एक घंटे के खराब खेल के बायस वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। इस मैच को भी आज दोबारा एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो गलतियां थी जो पाकिस्तान टीम ने अब नहीं दोहरानी, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इंग्लैंड अगर दूसरा टेस्ट जीतता तो फिर पाकिस्तान के पास वापसी का कोई मौका नहीं। दूसरी जानिब हम सबको पता है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से हर सीरीज हर टेस्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज बात करेंगे लेजेंडरी पाकिस्तानी बैट्समैन हनीफ मोहम्मद साहब की भी आज चौथी बरसी है, तो उनकी मगफरत के लिए भी दुआ और साथ साथ उनका जो खेल, उनकी जो कारनामे हैं उनके हवाले से भी आखिर में आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उनकी यादें भी ताज़ा करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के आगाज से पहले भी आए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए सीरीज बहुत टफ होगी, लेकिन अब पाकिस्तान के पास कई ऑप्शन है। परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की काफी पॉजिटिव भी रही, लेकिन इंग्लैंड क्या हमें अब दोबारा चांस देगा? डिस्कस कर बॉलिंग कोच और इस पर लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट हैं, उनके हेड कोच भी हैं आकिब जावेद साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्काइप के जरिए। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो आकिब भाई, कल रमीज साहब से मेरी ये बात हो रही थी कि शायद अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हमने। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 110 रन पे 5 विकेट गिरने के बाद कितना आपको भी शौक हुआ, दुख हुआ, जो कि मैच पाकिस्तान के हाथ में था आकिब भाई? देखिए, उसकी बहुत सारी रीजन हैं जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में था कि जीत सकता, तो उस मौके से फायदा नहीं उठा सके। अगर आप देखें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को दोबारा ऐसा चांस मिलेगा नहीं। पिच इस तरह की बनाना इंग्लैंड का कि जो टोटल पाकिस्तान की फेवर में उसको जाना चाहिए था। कोई ग्रास नहीं है। मैंने इंग्लैंड में ऐसी पिच बहुत कम देखी है। वो तो टिपिकल एक एशियन पिच नजर आ रही थी, ग्रास नहीं है, ड्राई है, और उसके ऊपर फिर आपका कप्तान का टॉस भी जीत जाना। तो ये दो चीजें अगर ऐसी पिच के ऊपर चौथी इनिंग में हमेशा टीम को मुश्किल पड़ेगी, और आपका कप्तान जब टॉस भी जीत जाए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। और उसके बाद आपने पहली इनिंग में जो ड्रीम टोटल एक टीम ख्वाहिश करती है, आपने वो भी बना लिया, 300 प्लस रन। और उसके बाद जब इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में जिस तरह की बैटिंग की, तो फिर तो 70-80% ये जो गेम थी ये पाकिस्तान के हाथ में आ गई। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग की, तो फिर उन्होंने इंग्लैंड को जो है वो गेम में वापस लेकर आए। और जब आप ये देखें कि 277 रन्स ऑन दिस पिच, और जिस तरह की आपके पास यासिर भी है, स्पिन ऑप्शंस आपके पास, वो भी है आपके दूसरे लेगी जो है शादाब भी है। लेकिन आप ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग मिली हो, ऐसी पिच हो, दो स्पिनर्स हैं आपके पास, फास्ट बॉलर्स हैं 3। लेकिन जो दो चीजें जो मिस की हैं, उसमें एक तो सबसे बड़ी बुनियादी एक वजह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स का इस पिच के ऊपर बॉल को रिवर्स ना करना। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये ऐसी पिच है कि इसके ऊपर अगर आप नाखून या कोई और चीज बॉल के ऊपर इस्तेमाल ना भी करें, तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि ऐसी पिच के ऊपर आप अक्रॉस द सीम बॉल को इनटू द पिच मारते हैं, और वो जो रफ एरिया है वो इतनी रफ पिच होती है कि वो बॉल को शाइन को खराब कर देती है। ठीक है, और बॉल ऑटोमेटिकली रफ हो जाता है, और एक तरफ से आप उसको चमकाते रहते हैं। तो इस तरह से ये रिवर्स स्विंग ना करा के मैं तो हैरानी में हूं कि ये कैसे हो सकता है कि ये रिवर्स स्विंग नहीं हुई। इस मैच से पहले जो मैंने जैसे पूछा था किसी ने कि क्या आप समझते हैं कि पिच के ऊपर ग्रास नहीं है और वो टोटल वेस्ट इंडीज की जिस तरह पिचेस थी उस तरह थी,
तो मैंने उनको ये कहा था कि आप सोहेल खान को मत मिस करें इस मैच के अंदर, जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं वो तीनों के तीनों इतना ज्यादा खेले नहीं है। अब्बास खेला है कुछ, बट अब्बास की जो स्ट्रेंथ है वो नए बॉल से सीम है, या सीम बॉलिंग उसकी अच्छी है, लेंथ अच्छी रखता है, तो वो रिवर्स स्विंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर शाहीन की बात करें तो अब अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो बॉल की इस तरह से लुक आफ्टर करे या बॉल बनाने का उसे को आर्ट आता हो। नसीम शाह अभी उसका दूसरा तीसरा मैच था, इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त आप अगर देखें तो सोहेल खान एक वाहिद बॉलर है कि डिफरेंट, हमने उनको देखा है कंडीशंस में, वो हर कंडीशन में तकरीबन जो है बॉल को रिवर्स कराने में कामयाब हो जाती है। और ये सिर्फ रिवर्स बॉल ना कराने की वजह से ये पाकिस्तान मैच जो है वो हारा है। एक दूसरी बुनियादी वजह जो फास्ट बॉलिंग के हवाले से, जी जब आपने 5 आउट कर लिए थे तो उस वक्त जो कन्वेंशनल फील्ड रखी हुई थी वही बाद में भी रखी गई। जब वॉक खेलने आया तो चाहिए तो ये था कि नसीम शाह जैसे ताकि अच्छे बाउंसेस मारते हैं, उनको फील्ड सेट करते, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग रख के बाउंसेस ट्राई करते, जी फिर राउंड द विकेट आके बाउंसेस ट्राई करते, अटैक करते, तो आउट होना था। ठीक है। और अगेंस्ट स्पिनर्स जब वोक्स बैटिंग कर रहा था या बटलर कर रहा था, उस वक्त भी अगर यासिर शाह को लेके आते, सिली मिडॉफ और शॉर्ट लेग और स्लिप रख के उनके ऊपर प्रेशर डालते, और पीछे जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर है वो पीछे रखते, एक मिड विकेट रखते, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाता कि मैंने रोकने में भी रिस्क है और हिट मारूंगा तो पीछे दो फील्डर जो कैचिंग पे भी हैं। तो वो एक इन्होंने जो प्रेशर क्रिएट कर सकते थे, जो आपके कप्तान है अजहर अली, उन्होंने नहीं किया। सो आई थिंक इट्स लैक ऑफ प्लानिंग, एक एग्रेसिव अप्रोच चाहिए थी, थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए था उस वक्त मोमेंटम को। और इंग्लैंड की जीत का एक ही वजह बनी कि जब 5 आउट हो गए और वोक्स और जब बटलर खेल रहे थे तो उन्होंने एक चीज सोची, जो ब्रेव एक डिसीजन उन्होंने लिया कि लेट्स चार्ज, क्योंकि अभी इतना लंबा स्कोर है कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता खेलने की कोशिश की तो इतना लंबा हम में से कोई जाएगा नहीं। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6 एंड ओवर रन्स करने शुरू कर दिए, और जब प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया तो हमारी जो कप्तान ने फील्ड को और खोलने की कोशिश की। हालांकि उनको आउट करके ही आप जीत सकते हैं, और जब वो आपको पता है जब एक बैट्समैन को 2-2 3-3 चौके ओवर में मिलने शुरू हो जाए तो वो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिलीव आना शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी वजह है। और बाहर से भी कोई ऐसा मैसेज आना चाहिए जी था। आकिब भाई, यही मेरा सवाल है कतई कलामी के, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें एक काउंटर अप्रोच चाहिए थी, जबकि बटलर और वोक्स ने काउंटर अटैक किया जब उनको लगा कि अब मैच हाथ से निकल रहा है। लेकिन चाय के वक्फे के बाद आकिब भाई अगर आप देखें तो 110 या 15 रन चाहिए थे, और हमने 1 घंटे यासिर से बॉलिंग नहीं कराई, हमने अब्बास से बॉलिंग कराई, जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो नई बॉल अच्छा करते हैं, रिवर्स नहीं होता। कैप्टन तो चले फील्ड में फैसला सही नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप चाय के वक्फे के बाद टीम मीटिंग करके हेड कोच और आई बिलीव के जो बाकी हमारे मेंटोर्स हैं, यूनस हैं, मुश्ताक हैं, वकार हैं, ये बैठे होंगे, आइडियली मुझे लगता है कि बैठा होना चाहिए। इन सब ने मिलकर गलत प्लान बनाया, ये क्या इंडिकेट करता है कि क्या हम ना सिर्फ कैप्टन बल्कि आप समझते हैं या टीम मैनेजमेंट का भी ब्लेम है, क्योंकि चाय के वक्फे के बाद ही प्लानिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी। देखिए अमूमन मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि जब आपका कैप्टन वीक हो और वो बहुत सारे मेंटोर्स आप ड्रेसिंग रूम में बिठा दें तो वो हर एक से पूछेगा, और एक ये जो कल्चर खुदा के वास्ते जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है कि उसने कप्तान हो या कोई प्लेयर हो, उसने अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है या किसी से मशवरा भी मांगना है तो ऊपर से शुरू हुआ होगा। आपके जो है विकी भाई, मुशी भाई, यूनस भाई, मिसबा भाई, और जो भाई भाई का जो कल्चर है, जो ये मुझे इससे बहुत ज्यादा एक इख्तिलाफ है कि आप कप्तान को आपने कप्तान बनाया है तो उसको इम्पावर करें और उसको
सिर्फ उस वक्त वकार और जो मुश्ताक हैं, क्योंकि वो दोनों बॉलिंग कोचेस हैं जी, उनको बैठ के एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी कि अब कैसे आउट किया जा सकता है, आपके जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो कौन सी हैं। अगर आपने स्पिनर लगाना ही था तो फिर यासिर शाह क्यों नहीं, क्योंकि काफी डैमेज जो पहले करा चुके थे इस डिफेंसिव अप्रोच से। सो आई थिंक ये डेफिनेटली जो एक फैसला है, अब अजहर अली को ये पूछना चाहिए कि क्या ये तुम्हारा अपना फैसला था या एक टीम जो स्ट्रेटजी है ये किसने बनाई थी। और सर वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक खेल रहे थे, वोक्स और बटलर अच्छा खेल के मैच हमारे हाथ से निकाल के ले गए। बिल्कुल, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑप्शन अपनाई कि लेट्स अटैक। तो जब कोई अटैक करता है तो आप उसका काउंटर ये है कि अपने बेस्ट बॉलर्स लेकर आए और प्रेशर डालें। ओके, कभी ऐसे नहीं होगा कि आप दूसरा बंदा आपके ऊपर एग्रेसिवली हमला करे और आप डिफेंस में चले जाएं। उसको आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है, आपको फील्ड और टाइट करनी पड़ती है, क्लोज टू द बैट्समैन लानी पड़ती है और बाउंसर्स मारने पड़ते हैं, वेरिएशंस करनी पड़ती हैं। स्पिनर्स को भी, जैसे मैंने पहले कहा कि यासिर को लेके आते ऊपर, फील्डर चढ़ाते उसके, तो कैसे नहीं प्रेशर है वो क्रिएट हो सकता था। आकिब भाई आपने बात की कि यासिर क्यों नहीं और शादाब को हमने क्यों इंस्टेड जो है वो बॉलिंग करवाई, लेकिन जो टीम सिलेक्शन थी उसमें ये बरमला कहा गया, मैच से पहले भी मैच के दौरान भी डिफेंड किया गया कि क्योंकि बहुत ज्यादा स्पिन कंडीशंस थी और ये विकेट ऐसी थी। डू यू थिंक शादाब ठीक चॉइस थे? और अगर वो ठीक चॉइस थे तो फिर जब उनसे बॉलिंग हो रही थी तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था। 11 या 12 ओवर्स करवाए उन्होंने सिर्फ पूरे मैच में। अब इससे देखें ना कि एक क्रूशियल टाइम है, आपने अभी 110-12 रन बाकी हैं, तो आपने उस ऐसे बॉलर को लेकर आए जिसके ऊपर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और पिछले इतने सालों से आप, यासिर शाह ने हमेशा विकेटें ली है, पहली इनिंग में उसने विकेटें ली है, तो आप कैसे हो सकता है कि जब एक मुश्किल हो, क्रूशियल टाइम हो और आप जो है यासिर शाह को बॉलिंग ना दें। और दूसरा ये कि वकार यूनुस के होते हुए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो रिवर्स बॉल करने में क्यों नाकाम हुए। आपने उनको क्या, जो ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग के जो अब 1.5 महीने से आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, उसमें आप सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप बॉल बना सकते हैं, किस तरह से आप अगर रिवर्स बॉल नहीं करोगे तो जिस तरह की आप सिचुएशन है कि आप बॉल को ज्यादा शाइन मिलती नहीं है क्योंकि आप सलाइवा यूज नहीं कर सकते, बट आपको पसीना तो आता है, आपने देखा बॉल के ऊपर शाइन तो नजर आई। बट जो दूसरी साइड है उसमें जो सबसे क्रिटिकल एक चीज मैं आपको बताऊं वो ये है, अगर आप इंग्लैंड की जब वो फील्ड कर रहे होते हैं तो एक लीडर उनका है, बॉलिंग लीडर, जो फील्डर बॉल पकड़ता है सीधा जिमी एंडरसन को देता है, ठीक है, और वही बॉल की लुक आफ्टर करता है। क्योंकि जब आप किसी रैंडम फील्डर को बॉल दे दोगे तो ये हमारे जमाने में भी ये होता था कि बॉल जो है वो सर्टन लोगों के हाथ में जाएगी, क्योंकि उसको बॉल को पकड़ने का भी एक तरीका होता है। क्योंकि आप जब बॉल को पकड़ते हैं और अगर जो साइड रफ आपने सोचा है कि रखनी है, उसको अगर आप तली से पकड़ लें और उसके ऊपर पसीना लग जाए तो आपकी सारी मेहनत जाया हो जाती है। तो इसलिए इस हमारी जो कॉम्पोजिशन थी बॉलिंग की, इसमें मुझे कोई लीडर नजर नहीं आया, क्योंकि उसमें अभी इस प्रोसेस में है कि उनमें एक लीडर जो चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि अगर सोहेल खान को आप खिलाते और उसको ये रोल देते कि यू लुक आफ्टर द बॉल एंड मेक श्योर कि जो बॉल है वो रिवर्स हो, और बॉलर्स को साथ साथ गाइड करो कि जो बाउंसर मारने हैं वो क्रॉस द सीम पकड़ के करो, शॉर्ट ऑफ लेंथ करना है वो भी क्रॉस सीम पकड़ो, ताकि बॉल मजीद रफ हो और अच्छी शाइन दूसरी तरफ से रखें, तो फिर बॉल जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चांस था जो मिस किया गया।
ठीक है आके भाई, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाए हैं। जो कि पाकिस्तान टीम ने जो गलतियां की वो बुनियादी और बेसिक गलतियां थी, जैसे कि आपने रिवर्स स्विंग के मुतालिक कहा, और फिर जो बॉल आपने बनानी होती है वो एक एलिमेंट जो सालों से पाकिस्तान करता आ रहा है, मैचेस जीतता आ रहा है, चाहे वसीम वकार आपका दौर हो या शोएब अख्तर। हमने मैच बड़े आसानी से फिनिश किए और टेलेंडर्स तो कभी भी रेजिस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब भारत पाकिस्तान टीम एक जीता हुआ मैच इसी एक वीकनेस की वजह से हार चुकी है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आकिब जावेद साहब से बात करेंगे कि अब साउथहैम्पटन में जहां के सीमिंग कंडीशन होंगी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, इंग्लैंड में बेन स्टोक्स नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। मानते हैं इंग्लैंड में जो इंग्लैंड को ज्यादा फेवर करेंगी। देखिए इसमें अब जो पिच की जो असल शक्ल है वो तो मैच वाले दिन नजर आती है या एक दिन पहले आपको नजर आती है, बट साउथहैम्पटन जो है वो इस तरह की बिल्कुल पिच नहीं होगी। उसके ऊपर थोड़ा ग्रास होगा और थोड़ा बाउंस भी होगा। अब पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि क्योंकि अब जो थोड़ा सा ग्रास होगा, थोड़ी सी मूवमेंट होगी, तो इनको एक प्रॉपर बैट्समैन और डालना चाहिए। फवाद आलम को डाल सकते हैं। बहुत सालों से लोग भी शोर मचा रहे हैं और उनको बुलाते भी हैं रिवर्स 15 में या रिजर्व प्लेस में रख के, तो वापस भेज देते हैं। सो आई थिंक ये एक मौका है कि आप शादाब की जगह फवाद आलम को लेके आए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में आपको यासिर शाह ये एक बॉलर है, वो स्पिन काफी अच्छे लंबे स्पेल भी कर लेता है, तो यू डोंट नीड अ सेकंड स्पिनर ऑन पिच लाइक साउथहैम्पटन। तो एक तो ये चेंज बनती है, और दूसरा अब ये देखना है कि अगर तो पिच में आपको लगता है कि रिवर्स बॉल अगर किसी स्टेज पे हो सकता है, सो आई थिंक अभी भी आप सोच सकते हैं कि सोहेल खान को लेके आए नसीम शाह की जगह, ताकि आपको देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रॉड का और एंडरसन का जो एक्सपीरियंस है, वो चाहे आर्चर जो है बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब विकेटें लेने की बारी आती है तो उसमें विकेटें लेने का आर्ट भी आपके अंदर होना चाहिए। आपको डिफरेंट सिचुएशंस में आपको डिफरेंट तरीके से की बॉलिंग करनी पड़ती है, एंगल डिफरेंट बनाने पड़ते हैं। सो आई थिंक ये दो चेंजेस जो है वो मैं देख रहा हूँ, अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली एक तो बैटिंग में थोड़ी डेप्थ आएगी और आपकी जो बॉलिंग में एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि पिछला मैच आपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से अपने हाथ से आया हुआ मैच जो है वो दूर चला गया। सो आई थिंक सोहेल खान का आना जरूरी है, और दूसरा फवाद आलम को लेके आए शादाब की जगह। तो ये दो चेंजेस मेरे दिमाग में अभी तो लग रहा है कि होनी चाहिए। ठीक है आके भाई, पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें मैनचेस्टर टेस्ट में, तो पॉजिटिव भी बहुत हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो टेस्ट में हमने डोमिनेट किया, लेकिन फिर एक सेशन या 1.5 सेशन जो हमने बैटिंग का खराब खेला और एक बॉलिंग का। पॉजिटिव आप समझते हैं कि अभी लेने चाहिए, क्योंकि सीरीज में अभी 1-0 हुआ है, अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, स्पिरिट क्या होनी चाहिए? डू यू थिंक पर्सनली कि पाकिस्तान कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक? देखिए उसमें अगर आप डीपली जो ओल्ड ट्रैफोर्ड का टेस्ट मैच अगर आप उसमें देखें तो किस टीम ने ज्यादा अच्छा खेला और किस टीम ने ज्यादा गलतियां की। इंग्लैंड ने, मैंने नहीं, अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने ऐसी क्रिकेट मुझे नहीं याद पड़ता कि कब लास्ट टाइम खेली होगी। अगर आप उनकी आप कैचिंग देखें, कैचेस छोड़े, विकेट कीपिंग पैथेटिक, रन आउट्स उन्होंने मिस किए, मिस फील्डिंग बहुत ज्यादा हुई। ठीक है। और जो बॉलिंग जब वो करने आए थे तो एंडरसन ने सिर्फ नया बॉल से थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, कुछ ज्यादा उनको नहीं मदद मिल सकी, तो वो बिल्कुल एक टूटे हुए दिल से समझे, कोई विल नजर नहीं आई। जिस तरह एंडरसन हमेशा हर स्पेल में जोर मारते थे, कोशिश करते हमने देखा है, उस तरह की वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आई। और सरप्राइजिंगली सबसे जो बड़ी क्वेश्चन मार्क था वो आर्चर की बॉलिंग के ऊपर था, क्योंकि उनको खिलाया इसलिए जाता है, खिलाया इसलिए गया था कि तेज बॉलिंग करेंगे, बाउंसेस डालेंगे, लेकिन पूरे मैच में एक बॉल उन्होंने 90 माइल्स नहीं कराई। बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहे थे। 135, 137, 138, 140 ये उनकी पेस आ रही थी।
और इस पेस के साथ जो है आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि उन्होंने इतनी एफर्ट जो है वो क्यों नहीं लगाई और क्यों नहीं जोर लगा रहे थे। ठीक है। और अगर पाकिस्तान की पहली इनिंग आप देखें तो नो डाउट शान ने 150 रन बनाए, बहुत अच्छी एक इनिंग खेली, लेकिन उनको 4 चांसेस मिले उसके अंदर। और दूसरा जो बाबर आजम ने जो क्लास बैटिंग की है, बट उनको लंबा जाना पड़ेगा क्योंकि एक इनिंग में आपने बेहतर किया, दूसरी इनिंग में आप 160 पे आउट हो गए। वो तो नीचे से 33 जो है वो यासिर ने ऐड कर दिए, वरना 140 130 के ऊपर आप आउट हो रहे थे। तो आपको एक रीजनेबल बैटिंग यूनिट बनना है जो कंसिस्टेंट हो। अगर आप पहली इनिंग में भी अगर शान आउट हो जाते हैं, जिस तरह से 4 चांसेस उन्हें मिले, तो बाकी जो चीजें हमें नजर आ रही है, जैसे आपका कप्तान अजहर अली बैटिंग कर रहा है, आप देखिए कि वो उस दिन टीवी के ऊपर भी वो दिखा रहे थे, कमेंटेटर भी डिस्कस करते हैं, उनके बॉलर्स को भी पता है कि भी आपने जब अजहर अली बैटिंग के ऊपर आए तो आपने उसको विकेटों में बॉल करना है, ब्रिंग इन बैट को आपने मारने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा आगे बॉल करें, विकेटों में करें। ठीक है। और वो भी ऐसा बैट्समैन, पता नहीं इतने एक्सपीरियंस के बाद। मेरा सवाल है जो रवींद्र राजा से मैं कल पूछ रहा था कि 70 टेस्ट मैचेस असद और अजहर खेल चुके हैं, आपके आके भाई दौर में भी 70 टेस्ट मैचेस खेलने वाला तो ऑलमोस्ट लेजेंड और एक कहते हैं ना बड़ा नाम बन जाता था अजीम क्रिकेटर्स की फहरिस्त में कि भाई पाकिस्तान या दुनिया भर में 70 टेस्ट खेलने के बाद कोई अच्छे स्टैट्स होते हैं, 45-50 की एवरेजेस होती हैं, मैच विनिंग आपकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं। असद और अजहर इस वक्त पाकिस्तान में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इतने मैचेस खेलने के बाद भी माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो हम समेत शायद आपको भी या फैंस को भी अब डाउट ही होता है कि ये क्या खेल भी पाएंगे, मैच विनिंग एबिलिटीज या कोई मैच विनिंग इनिंग जैसे इंतमाम या जावेद मियादाद खेलते थे, वो तो दूर की बात है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, इसकी वजह ये है कि जो रीसेंट पास्ट में जो हमारी जो डेवलपमेंट खत्म हुई है, कोई पीछे प्लान नहीं है, आपकी एक आप दुनिया को फॉलो करें तो हर एक मुल्क ने कोशिश वो की हुई है, अपनी ए टीम्स बनाते हैं, उसके प्रॉपर टूर्स होते हैं, तो आप प्लेयर्स तैयार करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान की जो जितनी अभी तक सिलेक्शन हुई है, पूरी पिछले 4 साल की आप एक देख लें, सिलेक्शन की वजह वो है आपका PSL। अगर कोई बॉलर सिलेक्ट होता है तो वो PSL से होता है, अगर कोई बैट्समैन सिलेक्ट होता है। अभी ये जो आप कह रहे हैं जी कि जो शादाब की जो बैटिंग स्किल्स हैं वो बड़ी अच्छी नजर आई, तो कहां पे नजर आई? ये PSL में नजर आई। उसने कहां पे जाके फर्स्ट क्लास खेली है और रन्स किए हैं, क्योंकि जब तक आप ठीक है आगे भाई बात कीजिएगा, एक ब्रेक हमने प्रोग्राम में शामिल करना है, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन से कंटिन्यू करते हैं। न्यूज अपडेट देखिए। 5 मिनट सिर्फ डॉन न्यूज पर। मैं मंसूर हूं, मैं ही तो सच हूं, कहीं मरता हुआ, कहीं रुलता हुआ, कहीं भूख के हाथों बिकता हुआ, हवस का शिकार बनता हुआ, कहीं कूड़ेदानों पे पलता हुआ, कहीं छोटा बना गालियां थप्पड़ खाता हुआ, स्कूल के बाहर हसरत से तकता हुआ, आलू चना बेचता हुआ। कोई बोलेगा क्यों, कोई तड़पेगा क्यों? मैं नहीं किसी शाह का सबूत, कोई सरदार वडेरा, ना मेरा चचा ना कोई ताया, मैं तो बस भोली ज़बां के नगमे, प्यारा हंसी सा बचपन मेरा मुकद्दर नहीं। मैं बच्चा तो हूं पर अब मासूम नहीं रहा, हूं तुम्हारा मुस्तकबिल पर महफूज नहीं रहा। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदीद। तो ब्रेक से पहले आके भाई हम बात करते हैं अजहर अली और अरशद शफीक के हवाले से, और क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई कि डिस्पाइट कि वो कैप्टन हैं और इस वक्त तो खैर उनको शायद 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, लेकिन टाइम रनिंग आउट फॉर देम, क्योंकि अब फवाद आलम मौजूद हैं, हैदर अली जो है उनको हमने पिक किया हुआ है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में और परफॉर्मर्स भी मौजूद हैं।
अजहर अली, असद शफीक का अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए आप कितना ये अहमियत करार देंगे? और अगर खुदा ना खास्ता नहीं चलते सर, तो क्या 70 मैचेस खेलने के बावजूद, इस परफॉर्मेंस के बावजूद आप समझते हैं कि उनको आगे सिलेक्ट करना चाहिए? इट्स टू अर्ली, बट जस्ट मैं आपकी इस पर इनपुट लेना चाह रहा हूँ। देखिए, उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2 साल से उनकी 16 की एवरेज है टेस्ट मैच की। जी हाँ। इससे ये इंडिकेशन आज नहीं है, काफी अरसे से आ रहे हैं और आपने उनको कप्तान बना दिया। अब इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले जब अजहर अली को कैप्टन बनाया था तो किसी रीजन की वजह से आपने सरफराज को कप्तानी दी। अब जब आपने सरफराज को, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती की जब उससे कप्तानी से हटाया गया, तो आपने दोबारा अजहर अली को लिया। आप आगे क्यों नहीं जा सकते थे? आप ये सोचते कि एक ऐसा प्लेयर जो यंग हो, जो लेट्स से मैंने तब भी कहा था कि पीपल लाइक शान, जो कि बोल भी सकता है, उसको एक्सपोजर भी काफी है और क्रिकेट भी उसने थोड़ी अब खेल ली है, तो आपने सही डिसीजन लेने होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह आप ये कह रहे हैं कि अजहर अली और असद शफीक का आप दूसरी टीमों के ऊपर आप इम्पैक्ट देखें, प्रेशर देखें, कोई प्रेशर नहीं है। वो बाबर आजम की तरफ सिर्फ देखते हैं कि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो रन्स करता है तो इफेक्टिव रन्स करता है, स्ट्राइक रेट ठीक रखता है, चांस कम देता है, तो उसके बारे में सोचते हैं। ये वाहिद टीम है जो जिसमें एक बैट्समैन है जिसकी तरफ से इंग्लैंड परेशान होगा कि आप बाबर को कैसे आउट करना है। इसकी वजह जो है वो ये है कि PSL T20 से आपने टेस्ट प्लेस उठाए। जब तक आप डोमेस्टिक की जो क्रिकेट है उसको इज्जत नहीं दोगे, उसको अहमियत नहीं दोगे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा 1 अरब से ज्यादा आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर पैसा लगाया, आपने टीमें कम कर दी, लोग बेरोजगार हो गए, आपने कहा कि हमने जो है क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जिन जिन लोगों ने सीजन में रन्स किए हैं वो तो घर बैठे हुए, वो तो कोई भी नहीं आपने सिलेक्ट किया। तो अपने सिस्टम को करेक्ट करना पड़ेगा और इस तरह से नहीं होगा कि आप अब अजहर अली के जो सिंपल प्लान आप फिर देखेंगे, वो सीधा भागेंगे, वो इन स्विंग करेंगे, सीधी बॉल पैड्स में मारेंगे, तो उनको कुछ यूनुस खान जो है, अच्छी बात है उन्होंने, शान ने रन्स किए तो यूनुस जो है वो बड़ा अच्छा लिख भी रहे थे और वो खुश भी हो रहे थे। तो जो रन्स एक बंदे ने किए, बाकी जो आपके 5 प्लेयर्स हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं, उनके साथ आप टाइम लगाएं। उनको अजहर अली को कोई यही बता दे कि जब आप फंसे होते हैं, जब आपको लोग ट्रैप करना शुरू कर देते हैं, या आप क्रीज से बाहर जाके खड़े हो जाओ, या आप क्रीज के अंदर चले जाओ, या अपनी जो टांग है सामने वाली उसको थोड़ा सा ओपन अप करो, कुछ डिफरेंट तो करो। ऐसे तो नहीं होगा। और ये कोई इसी सीजन या रिसेंट पास में नहीं हो रहा, ये पिछले 2-2.5 साल से इस तरह की स्टोरी चल रही है कि आपसे रन नहीं हो रहे। ठीक है, तो आकिब भाई ये फिर बकिया 2 टेस्ट मैचेस हैं, स्पेशली कैप्टनसी अब उनके पास है, तो सारा लाइमलाइट, सारा जो फोकस है उन पर भी है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इस सीरीज में कोई ऊपर नीचे होती है या पाकिस्तान नहीं जीत पाता और मुश्किल कंडीशंस आ रही हैं, अजहर अली के लिए कितना आप समझ सकते हैं कि एक डू और डाई और एक बड़ी डेस्परेट सिचुएशन होगी? देखिए, अब तो जो है अब यही है आपके पास, शान है, आबिद अली है, फिर अजहर है, बाबर है, फिर असद है, उसके बाद फवाद आलम को लेकर आए 6 नंबर पे। और जो सबसे मुझे पता नहीं अजीब सी एक फील आती है जब रिजवान बैटिंग के लिए आते हैं, मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये क्वालिटी बॉलिंग के सामने और एक प्रेशर के अंदर तो एक टीम को निकाल सकते हैं। एक तो उनके जो बैलेंस नहीं रहता, दूसरा वो बहुत ज्यादा शफल करते हैं जी। तो मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि अगर आप देख लें, स्टैट्स भी देख लें या कुछ भी आपने देखना है, तो सरफराज का और रिजवान का तो मुझे अभी भी कोई मैच नजर नहीं आता। तो उसको भाई फिर इतना बड़ा डिसीजन वर्ल्ड कप के बाद के तीनों फॉर्मेट से वो कैप्टनसी से भी आउट होते हैं, आप उनको टीम से भी ड्रॉप कर देते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 T20 टीम के वो कैप्टन थे, टेस्ट के स्टैट्स आपने सही बताए पास किए हुए हैं, तो ये डिसीजन जो लिए गए पहले, हम उसको भुगत रहे हैं अब। बिल्कुल वही चीज है, एक आपने एक बुज़दिल सा डिसीजन लिया अजहर अली को कप्तान बना के, और ये मिसबाह हक की एक लेगेसी है, और मिसबाह हक ही उन्हें लेकर आए हैं और सपोर्ट करते हैं।
और इसी तरह से आपको खमियाजा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब मिसबा को आपने सारी पावर दे दी, उन्होंने कहा मुझे ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो जब लोगों का प्रेशर पड़ा तो इतनी बड़ी फौज रख ली, तो उससे समझ ही आती है कि ये कन्विंस नहीं है यहाँ से जो ये डिसीजंस ले रहे हैं, उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। थोड़ी सी एक डिसीजन लेते हैं, क्रिटिसिज्म होता है तो उसको बिल्कुल उसको यू टर्न में बदल देते हैं। इसी तरह से अब ये अजहर अली को जब कप्तान बनाया था तो क्या सोच आई होगी, किसी ने पूछा उनसे कि भाई अजहर अली को एक ट्राइड एंड टेस्टेड बंदे को आकिब भाई आपको क्या लगता है क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया कि वो अच्छा है, कंट्रोल है, अच्छा बच्चा है, जो बोलो वो सर झुका के मान लेता है। अगर आप शान को या किसी और को कैप्टन बनाते हैं तो वो आपसे अपनी डिमांड्स मांगते हैं, वो अपने मर्जी के जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर आते हैं। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जो सबसे शरीफ बच्चा उसको कप्तान बना दो, जो बोर्ड को भी सूट करता हो, जो चीफ सिलेक्टर को भी और जो हेड कोच को भी सूट करता हो। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर तो वो स्लेवरी का है ना, कि भाईजान इतने सारे भाई हो, सर झुका हुआ हो, हम तो सीनियर हैं, हाउ कैन यू थिंक बेटर देन अस, और हमें चैलेंज क्यों कर रहे हैं। जब जब किसी कप्तान ने पावर ग्रैब की है और वो मजबूत बना है, उसी टीम ने प्रोग्रेस की है। इमरान खान से पहले पाकिस्तान की टीमें क्या बुरे प्लेयर होते थे, इतने 6-7 सुपरस्टार्स होते थे पर जीतते नहीं थे। जब इमरान ने अपनी कप्तानी ली, उसको ग्रैब किया पावर को और अपने प्लेयर्स को डेवलप किया, और वो प्लेयर्स फिर उस कप्तान के आगे भाई आपने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया, लेकिन जो आपने कहा ना कि जो शरीफ बता है, तो क्या जब हमारा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर को एक साथ अपॉइंट किया गया, क्या उस वक्त भी हमने एक शरीफ बच्चा या एक शरीफ, अब तो वो मैच्योर हो गए मिसबा, क्या इसी वजह से हमने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी? इस पर मैं आपको जरूर इनपुट लूंगा, बड़ा अहम मामला है। और फिर आखिरी पार्ट में हनीफ मोहम्मद साहब के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो आकिब भाई ने बड़ी दिलचस्प बात कही ब्रेक पे जाने से पहले। तो आकिब भाई, शरीफ बच्चा आपने बना दिया कप्तान, तो कोच और हेड चीफ सेलेक्टर आपके, क्या वो भी आप समझते हैं इसी क्राइटेरिया पे बने? और प्लस आप समझते हैं कि अगर जैसे आपने सिलेक्शन के ऊपर काफी सवाल उठाए, जब हेड कोच खुद चीफ सेलेक्टर है और उसके पास सारी पावर्स हैं, तो वो जो एक थॉट प्रोसेस होता था जिसकी आप बात कर रहे हैं कि डिबेट होती थी, मिकी इंसी की भी होती थी, सरफराज शायद नहीं भी बोलते थे, लेकिन एटलीस्ट 2 लोग थे जिनका ब्रेन इस्तेमाल होता था, जहां पर डिफरेंस ओपिनियन होती थी। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्या ठीक पैटर्न है? देखिए, ये तो एक नेचुरल चीज है कि एक इंसान जो है वो एक ही दिमाग से सोच सकता है, और आपको पता है कि हर एक इंसान की लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर होती है। जब मिकी आर्थर कोच थे और इंतजाम चीफ सेलेक्टर थे, तो उसमें आपको टीम के अंदर जो प्लेयर आना है उसने किसी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर के आना है। ठीक है। वो जो बाकी सिलेक्टर्स भी होते हैं, चीफ सिलेक्टर बैठ के अपनी टीम बनाते हैं, कोच बैठता है, कप्तान बैठता है, तो वहां पे डिबेट होती है। एक प्लेयर को अगर अभी इनसे पूछ ले, कोई अगर चीफ सिलेक्टर कोई और हो और ये हेड कोच है, तो वो चीफ सिलेक्टर कहेगा क्योंकि मैं तो सरफराज को नंबर 1 कीपर मैं समझता हूं और उसको खिलाओ। और अब जब देखें ना कि ना कुछ सवाल करने वाला ना कुछ सवाल पूछने वाला है, और मिसबा की जो पर्सनैलिटी है वो आपने भी इतने सालों उनको देखा है एज कैप्टन भी, और अभी भी जब वो चीफ सिलेक्टर भी है और हेड कोच भी है, तो ऐसे प्लेयर मेरे पास आए अभी हमारी लंदन के साथ भी थे, कहते यार मुझे समझ नहीं आने आती, अभी भी कहता है यार मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो पाकिस्तान में जो शरीफ बच्चा होगा, जो बोर्ड को चाहे कुछ भी बोर्ड करे उसको सपोर्ट करो, वो गलतियां भी करें तो उनको सपोर्ट करो, ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। और अब ये कल्चर इतना ज्यादा नीचे तक जा चुका है पाकिस्तानी टीम में कि सीनियर जूनियर, भाईजान, भाई कल्चर, मैंने या हमारे दौर में तो कभी किसी ने नहीं आउट करके या मैन ऑफ द मैच हो गई, पूरे भाइयों के नाम हमने कभी लिए थे कि इमरान भाई, जवेद भाई, इंती भाई। ये कल्चर आपको खत्म करना होगा, नहीं तो आपकी क्रिकेट
अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपको लीडर्स जो है वो आके भाई सोहेल खान ने भी कहा था 5 विकेट हासिल करने के बाद कि वकी भाई ने मुझे 2 मिनट में सिखा दिया कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं स्विंग करने शुरू हो गया, लेट स्विंग। तो ये कल्चर है ना, उनको पता है कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमें नापसंद करेंगे और वो साइड लाइन कर देंगे। अब ये फवाद आलम है, इसको आप क्यों नहीं खिलाते? वो खिलाने का फर्स्ट क्लास है या पीएसएल है, तो पीएसएल तो वो खेलता नहीं है फवाद आलम, मतलब कि वो किसी फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट करें कि मुझे पीएसएल खिला दो, वो पीएसएल में 2-3 इनिंग्स खेले, ठीक है, तो हम उसको टेस्ट में डाल देंगे। ठीक है। आके भाई आखिर में आपने पिछले मेरे प्रोग्राम में जो सीरीज से पहले हुआ था, आपने कहा था कि मुझे लगता यह है कि शायद 3-0 हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो नहीं ज्यादा फाइट कर पाएगा। फाइट तो चले हमने की, आपको कुछ हौसला हुआ है या आप समझते हैं नहीं अभी भी आपकी पास वो ज़हन में खौफ है कि 3-0 अभी भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है? देखिए, मुझे तो अभी भी कोई शक नहीं है 3-0 होने में, बट बेन स्टोक की जाने से काफी उनको फर्क पड़ेगा। उनको भी 2 चेंजेस करनी चाहिए। वो जो ऑफ स्पिनर बेस्ट डाला हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह अगर आप देखें तो वो भी बाइस्ड है। अगर आप देखें तो मोइन अली का या समित पटेल का या वो जो उनके लेग स्पिनर है आदिल रशीद, आदिल, उनका कोई मुकाबला है इस ऑफ स्पिनर के साथ? बिल्कुल ठीक है। और उनको अब स्पिनर की तो मेरा ख्याल जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक तो उनको टॉम करन को लाना पड़ेगा, दूसरा 4 नंबर के ऊपर एक प्रॉपर बैट्समैन लेकर आए। बात यह है कि इंग्लैंड ने जितनी गलतियां की उतनियां ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैंने इतनी कभी नहीं देखी। ठीक है, अगर वो नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे और एंडरसन, ब्रॉड, आर्चर, वॉक्स और टॉम करन, ये 5 जो पेसर्स हैं, वो जब वेरी करेंगे, हल्का सा बॉल जब स्विंग होगा तो आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी जो बैटिंग है वो एक्सपोज होती है। ठीक है। आके भाई प्रोग्राम का वक्त अब तकरीबन इख्तिताम पे जाने। आज हनीफ मोहम्मद साहब की बरसी है और बड़े लेजेंड खिलाड़ी। आखिर में अगर मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, बोथम और इसके अलावा दूसरी ट्रॉफीज होती हैं, हम अपने लेजेंड्स के नाम से क्या ट्रॉफीज मंसूब नहीं कर सकते? टूर्नामेंट हनीफ साहब पाकिस्तान के शायद फजल महमूद और अब्दुल हफीज कारदार के साथ पहले सुपरस्टार्स में थे जिनकी परफॉर्मेंसेज से पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पर खड़ी हुई, पाकिस्तान को दुनिया में पहचान मिली। देखिए, उसमें तसलसल है उनके मुल्कों में, उनके क्रिकेट बोर्ड्स में। वो हमेशा ये समझते हैं कि सिस्टम को बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है। देखिए, इंडिया ने तो आज तक कभी सिस्टम नहीं तोड़ा, कभी अडॉप्ट नहीं लगाई। इसी तरह इंग्लैंड ने भी लगाई, जो 2-2 साल से 100 साल से उनके सिस्टम चल रहे हैं। ये होता है अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव करना और अपने जो बड़े हैं, जो आपके ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनको इज्जत देना। तो मेरा ख्याल अभी भी इनको सीखना चाहिए, क्योंकि हनीफ मोहम्मद गावस्कर से भी बहुत बड़े प्लेयर। ठीक है आकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपनी की जानिब और उम्मीद करते हैं, जैसे आकिब भाई ने कहा कि खौफ तो है 3-0 हो जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं चले पाकिस्तानी फैंस की भी ख्वाहिश दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।